मौसम देखकर लगता है कि अभी बारिश होने वाली है। सभी दरवाजे खिड़कियां बंद रखनी पड़ेगी। ऐसा सोचते हुए विहान खिड़की की ओर मुड़ा ही था कि अचानक उसका मोबाइल बजा। विहान ने सोफे पर रखा अपना मोबाइल उठा लिया और स्क्रीन पर जो नंबर देखा तो उसे हैरत होने लगी। वो कुछ देर शॉक होकर मोबाइल हाथ में पकड़े उसे देखता रहा। फिर मोबाइल के वाइब्रेट होने पर वो सोच से बाहर आया और उसने कॉल उठा लिया। क्या तुम घर पर हो विहान? सामने से आवाज़ आई। हाँ, विहान ने शौक की हालत में जवाब दिया। मैं आ रहा हूँ तुमसे मिलने, सामने से कहा गया और फिर कॉल कट हो गया। विहान मना नहीं कर पाया और कॉल के कटने पर अपने भूतकाल में खो गया। 5 साल पहले विहान और सुधीर दोनों जिगरी यार थे, जब तक उनकी मुलाकात निशी से नहीं हुई थी। निशी उनके कॉलेज की दोस्त थी और काफ़ी खूबसूरत भी थी। पहली नज़र में ही विहान उसे दिल दे बैठा था, लेकिन ये बात जानते हुए भी सुधीर ने निशी को प्रपोज किया और उससे शादी कर ली। उसके बाद से विहान उन दोनों की ज़िंदगी से हमेशा के लिए दूर चला गया। पिछले 5 सालों से उसने कभी भी निशी और सुधीर की ज़िंदगी में दखल नहीं दी और ना ही कोई ताल्लुक़ रखा था। सुधीर ने भी कभी विहान की कोई खबर नहीं ली और ना ही कभी उसे फ़ोन किया था। आज अचानक अपने मोबाइल पर सुधीर का नंबर देखकर विहान का मन भर आया और पिछली सारी बातें उसकी आंखों के सामने दौड़ने लगी। विहान अपनी सोच से तब बाहर आया जब उसे बेल की आवाज़ सुनाई दी। विहान ने जाकर दरवाज़ा खोल दिया। सुधीर दरवाजे के बाहर खड़ा था, पूरी तरह से भींगा हुआ था। विहान ने उसे घर के अंदर आने को कहा और उसके हाथ में तौलिया थमा दिया। अब उसका ध्यान घर के खिड़कियों की ओर चला गया। घर की सभी खिड़कियां ज़ोर ज़ोर से आवाज़ करते हुए हिल रही थी। विहान पास की खिड़की के पास गया और उसने बाहर झांक कर देखा तो बादल गरज रहे थे, बिजली कड़क रहे थे। बारिश कब की शुरू हो चुकी थी और अब तक उसे इस बात की कोई खबर तक नहीं थी। उसने सभी खिड़कियां बंद की और दरवाज़ा भी अंदर से बंद कर लिया। उसके बाद विहान सुधीर के पास बैठ गया। तब तक सुधीर ने अपना भीगा हुआ शरीर तौलिए से साफ कर लिया था। 5 सालों बाद मिले थे दोनों। इतने सालों में काफ़ी कुछ बदल गया था। नॉनस्टॉप बात करने वाला सुधीर और साथ ही विहान, उन दोनों के पास ही बोलने के लिए शब्द नहीं थे। इतने सालों बाद आज पहली बार वो आमने सामने आए थे और फिर भी चुप थे। फिर विहान ने ही पहल की और पूछा, तुम यहाँ कुछ काम है क्या? हाँ, दरअसल काम तो है, मगर कैसे कहूँ समझ नहीं आ रहा। सुधीर ने विहान से नज़रें चुराते हुए बात की। तुम मेरे घर आए हो, तुम्हें निराश नहीं करूँगा। मुझसे जितना बन पड़ेगा उतनी कोशिश करूँगा। कहो, क्या काम था? विहान ने पिछली बातों को नज़रअंदाज करके सुधीर से कहा, मुझे पता है कि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है, मुझे इस बात का पछतावा भी है, मगर प्लीज़ मेरी मदद कर दो। मेरे साथ इंदौर चलो, बाकी बातें मैं रास्ते में समझाता हूँ। सुधीर ने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हुए कहा। विहान भी सुधीर की मदद करने को राज़ी हुआ और उसके साथ जाने लगा। सुधीर ने उसे बताया कि उसकी और निशी की 3 साल की बच्ची है, उसके दिल में छेद है और परसों उसका ऑपरेशन है। फ़िलहाल वो लाइफ केयर हॉस्पिटल में एडमिट है। सुधीर चाहता था कि उसके ऑपरेशन के लिए विहान कुछ मदद करे।
विहान भी राजी होकर सुधीर के साथ इंदौर चला गया। वहां जाने पर सुधीर विहान को सीधा हॉस्पिटल में ले गया। विहान भी उसके पीछे पीछे चल रहा था। फिर जहां उसकी बेटी एडमिट थे उस कमरे की ओर वो दोनों चल रहे थे। लगता है मेरा मोबाइल गाड़ी में ही छूट गया, तुम अंदर जाओ, मैं अभी लेकर आता हूँ। यह रहा वो कमरा जहाँ मेरी बेटी एडमिट है। सुधीर ने विहान को कमरा दिखाते हुए कहा और वो बाहर चला आया। विहान कमरे के अंदर गया और देखा कि वहाँ एक लड़की बेड पर पड़ी हुई थी। शायद वो सो रहे थे। उसे लगा कि शायद निशी भी यहाँ मिलेगी, मगर उस कमरे में वो बच्ची अकेली ही थी। विहान उस बच्ची के पास जाकर बैठा और सुधीर के आने का इंतज़ार करने लगा। कुछ देर बाद उसे किसी के आने की आहट हुई। उसने मुड़कर देखा तो वो बस देखता ही रह गया। कमरे में कोई और नहीं बल्कि निशी आ गई थी। आज भी वो पहले जितनी ही खूबसूरत थी। विहान को वहाँ देखकर निशी को बहुत हैरानी हुई। तुम ये यहाँ कैसे? वो बस इतना ही बोल पाई। दरअसल मुझे सुधीर ले आया। विहान ने सक पकाकर अपनी नज़र झुकाते हुए कहा। ये कैसे हो सकता है? सुधीर तुम्हें यहाँ कैसे ला सकता है? विहान की बात सुनकर निशी ने बड़े ही आश्चर्य से कहा, मैं सच कह रहा हूँ, सुधीर ही मुझे यहाँ ले आया। तुम चाहो तो उससे पूछ सकती हो, वो अभी आता ही होगा। इस बार विहान ने निशी की आंख में आंख मिलाते हुए कहा, ये कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता। सुधीर तुम्हें यहाँ कैसे ला सकता है? निशी ने विहान की तरफ देखकर एक बार फिर आश्चर्य किया। क्यों? ऐसा क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि सुधीर अब इस दुनिया में है ही नहीं। 2 महीने पहले ही उनकी मौत हो चुकी है। वो मर चुका है। रोते हुए निशी कहने लगी और फिर घुटनों पर बैठ गई। निशी की बात सुनकर विहान के रोंगटे खड़े हो गए। उसने गाड़ी के पास सुधीर को ढूंढने की कोशिश की, मगर सुधीर वहाँ नहीं था। उसके बाद उसने अपने मोबाइल में रिसीव्ड कॉल लिस्ट चेक की ताकि वो निशी की बात उससे करा सके, मगर उसमें भी उसे सुधीर का कहीं कोई नंबर नहीं मिला। सुधीर 2 महीने पहले ही मर चुका था, तो फिर वो कौन था जो विहान को यहाँ ले आया था? तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। क्या आपने कभी एक ऐसे हाईवे से सफ़र किया है जो दिन में तो गाड़ियों से भरा हुआ और रात में सुनसान एक अलग सा खौफ लिए रहता है? लगभग सभी हाईवे तो ऐसे ही होते हैं। आए दिन हाईवे पर हादसे होते रहते हैं और कई सारे लोग ऑन द स्पॉट मर जाते हैं। और इस तरह हर रोज़ शुरू होती है एक डर की कहानी। हमारे देश में कई सारे हाईवे प्रेत बाधित हैं, पर यह सच है जो मैं आज लेकर आया हूँ, एक ऐसे हाईवे की कहानी। एक बार 7 दोस्त जो हैं रोहन, राजू, कमलेश, रोनी, श्याम, हितेश, तीनों एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं और सभी दोस्त बहुत ही अच्छे घरानों के थे। वो सभी एक बार घूमने का प्लान बनाते हैं। रोहन, जो एक नामी बिजनेसमैन का बेटा है, वो अपने नए 5 स्टार होटल के बारे में बताता है जो एक नेशनल हाईवे के किनारे बना है, पर वहाँ पहुँचने में 10 घंटे लगते थे क्योंकि वो नई ब्रांच दूसरे शहर में थी। तो वो सभी अपने अपने घरों से परमिशन लेकर उन्होंने एक छोटा प्लान बनाया कि हमको कॉलेज के रिसर्च के लिए दूसरे शहर में एक कॉलेज में जाना है, तो उन्हें आराम से परमिशन मिल जाएगी। और सभी ने घर में यही बताया और उन सबको परमिशन मिल गई। परमिशन मिलने के अगली रात
10 बजे उन्होंने निकलने की सोची। रोहन और उसके दोस्त सब गाड़ी में बैठकर आराम से मस्ती करते हुए निकले जा रहे थे और आगे जाकर वो एक ढाबे पर खाना खाते हैं और बियर भी पीते हैं और कुछ रास्ते के लिए भी रख लेते हैं। और वो उस ढाबे वाले से जाकर पूछते हैं तो पता चलता है कि यहाँ से एक शॉर्टकट रास्ता है जो मेन हाईवे के बगल से जाता है और आगे जाकर हाईवे और वो दोनों एक हो जाते हैं। पर ढाबे वाले ने बताया कि वो जगह रात के लिए बहुत ही खतरनाक है और उस रास्ते में कहीं भी रुकना मत। वो सारे दोस्त एक साथ हंसते गाते निकल जाते हैं और ढाबे वाले की बात भूल गए। फिर गाड़ी से उतरकर बियर पीने लगे। वहाँ एक बोर्ड था जिस पर हाईवे तक की दूरी 5 किलोमीटर थी और वो सब फिर गाड़ी में बैठ गए और वो लगातार 1 घंटा चले तो फिर वही बोर्ड दिखा। पहले उन्होंने ध्यान नहीं दिया और फिर वो वहीं आ गए जहाँ से चले थे। अब सब लोग एक ही रास्ते के बीचों बीच फंस चुके थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। वो गोल गोल घूमकर उसी जगह पर आ जा रहे थे। जब उन्होंने उस जगह के कई चक्कर काटे तो फिर वहीं पहुंच जाते जहां से शुरू होते और एक जगह पर गाड़ी खराब हो गई। रोनी जो कि गाड़ी चला रहा था वो गाड़ी चेक करने के लिए उतरा तो उसने बोनट खोला तो उसे बोनट में कुछ खराबी नहीं दिखी। पर उसने इस जंगल में मजाक करने की सूझी तो वो एक पेड़ के पीछे छिप गया और तभी हितेश ने देखा कि रोनी तो है ही नहीं। वो डर गया। उसे वो चेतावनी याद आई जो ढाबे वाले ने कही थी कि उस रास्ते पर कभी भी गाड़ी मत रोकना। और वो ज़ोर से चिल्लाने लगा तो उसकी आवाज़ सुनकर सब लोग जाग गए और डर भी गए। सारे दोस्त नीचे उतर गए बस एक को छोड़कर। और तभी अचानक रोनी बाहर निकल आता है और सब लोग खुश हो जाते हैं। पर उनको नहीं पता थी कि उनकी खुशियों को एक शैतानी रूह की नज़र लग चुकी है। अब रोहन ने कहा, गाड़ी तो ख़राब हो गई है, अब चलो पैदल ही आगे बढ़ते हैं। पर उनको क्या पता था कि वो कितनी बड़ी मुसीबत में थे। और सब दोस्त गाड़ी से अपना अपना बैग लेकर आगे बढ़ने लगते हैं। वो लगातार चलते रहें तो रोहन ने कहा, अब मैं देखता हूँ मैप पर, लोकेशन चेक करता हूँ। पर वहाँ सिग्नल तो थे ही नहीं। सब दोस्तों ने अपने अपने मोबाइल चेक करें, किसी के भी फ़ोन में सिग्नल नहीं था। वो थक कर वहीं सड़क के किनारे लेट गए और धीरे धीरे उन सब की आंखें लग गई। तभी सबसे पहले रोनी की नींद टूटी तो उसने देखा कि उसका कोई भी दोस्त वहाँ नहीं है और जंगल से रोनी को आवाज़ आ रही थी। तो वो उस आवाज़ के पीछे गया। उसने देखा कि एक सफ़ेद सा आदमी एक छोटी काली बिल्ली लेकर वहीं पर खड़ा है। वो बिल्ली बार बार रोए जा रही है और वो आदमी भी उसके साथ रो रहा है। और जैसे ही उसने उसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाया और रोनी ज़ोर से चिल्लाने लगा। और उनके दोस्त रोहन और उसके बाकी दोस्तों ने उसे बहुत ढूंढा पर वो कहीं नहीं मिला। रूहानी ताकत ने उसे कहीं गायब सा कर दिया था। अब उनका एक दोस्त उनसे जुदा हो चुका था। सब इस बात से डर गए और गाड़ी की तरफ भागने लगे। पर वो भाग नहीं पाए और ना ही उस हाईवे से कहीं आगे जा पाए। फिर सब एक साथ बैठ कर रहे थे। तभी एक काला साया आसमान में उड़ता हुआ दिखा और वो सबके ऊपर से बिल्कुल जंगल की तरफ गया। रोहन और उसके दोस्त कुछ भी नहीं कर पाए। तभी एक दोस्त ने अपने बैग से ओइजा बोर्ड की सहायता से आत्माओं से संपर्क करने की बात कही ताकि वो ये जान सकें कि आखिर इस आत्मा को चाहिए क्या। अब रोहन और उसके दोस्त ओइजा बोर्ड की सहायता से उस आत्मा को बुलाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले वो एक गोल घेरा बना देते हैं और फिर
ओइजा बोर्ड को लेकर उस गोल घेरे के बीच में बैठते हैं और आत्मा को बुलाते हैं। उन चारों के अलावा 2 दोस्त जो इस शैतानी खेल से डर रहे थे, वो लोग इससे बाहर ही थे और वहीं पास ही में बैठे थे। तभी अचानक से हितेश को कुछ सुनाई दिया और उसकी नींद टूटी और उसने देखा कि कोई भी उस जगह पर नहीं है, वो सिर्फ अकेला ही है। और तभी एक ज़ोरदार चीख रोहन को सुनाई दी और वो सब उस घेरे से बाहर आ गए और उस आवाज़ की ओर जाने लगे। तो उनको पीछे से आवाज़ आई, कहाँ तक बचकर जाओगे, ये मेरी दुनिया है, कोई भी नहीं बचेगा। और एक भयानक चीख के साथ हितेश को भी वो आत्मा अपने साथ ले गई। अब बस 5 दोस्त ही जिंदा थे। वो बहुत रोए और बहुत दुखी भी हुए। एक शैतान उनके साथ जैसे खेल खेल रहा था और उन्हें एक एक करके मौत के आगोश में ले रहा था। पर जब जान पर बन ही गई है तो क्यों ना सब अपना ही सोचें। रोहन को याद आया कि गाड़ी में चलकर देख लेते हैं, शायद हम लोग बच जाएं। इस उम्मीद में वो सभी गाड़ी की तरफ गए। काफ़ी चलने के बाद उन्हें अपनी गाड़ी दिखी और वो लोग बहुत खुश हो गए। वो लोग जल्दी जल्दी गाड़ी में चढ़कर बैठ गए और थोड़ी कोशिश के बाद अचानक गाड़ी भी चल पड़ी और आगे जाकर उनकी गाड़ी हाईवे पर आगे बढ़ने लगी। मगर इस बार कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा एहसास हो रहा था कि अब गाड़ी पर उनका कोई कंट्रोल नहीं है, वो गाड़ी अपने आप ही चल रही है। हालांकि रोहन स्टीयरिंग घुमाकर गाड़ी को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रहा था, मगर वो गाड़ी उसके कंट्रोल में थी ही नहीं। वो बस जैसे अपने आप ही चले जा रहे थे। 5 दोस्त डर के मारे सहमे हुए थे और बस चुपचाप गाड़ी में बैठे हुए रहे, क्योंकि गाड़ी बहुत तेज थी और वो लोग किसी भी कीमत पर गाड़ी से बाहर नहीं निकल सकते थे। गाड़ी यूं ही अपने आप ही चले जा रहे थे। कुछ देर चलने के बाद उन्हें सामने की तरफ एक झोपड़ी नज़र आने लगी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस भूतिया हाईवे पर ये झोपड़ी कैसे है और इसमें कौन ही रहता होगा। तभी गाड़ी चलते चलते अचानक एकदम से उस झोपड़ी के सामने जाकर रुकी और गाड़ी के सारे दरवाजे अपने आप ही खुल गए। रोहन ने बहुत कोशिश की कि वो गाड़ी के दरवाजे बंद करे और वापस से गाड़ी को आगे बढ़ाए, मगर ऐसा हो नहीं पा रहा था। मतलब कि जो भी वो शैतानी आत्मा थी, वो चाहती थी कि वो लोग इस जगह पर गाड़ी से नीचे उतरें। तो उन लोगों ने बेबस होकर ऐसा ही किया। वो लोग गाड़ी से नीचे उतरे और धीरे धीरे उस झोपड़ी की तरफ आगे बढ़ने लगे, इस उम्मीद में कि शायद उनको कोई मदद मिल जाए। वो लोग उस झोपड़ी के पास पहुँचे और रोहन ने जैसे ही दरवाज़ा पीटने के लिए हाथ आगे बढ़ाया कि दरवाज़ा एकदम से खुला। झोपड़ी के अंदर बहुत ज़्यादा अंधेरा था, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। रोहन ने अपने मोबाइल को निकाला और फ्लैशलाइट जलाकर सामने देखा तो उनके होश उड़ गए। उनको रगों में दौड़ता खून जैसे पानी सा हो गया और ठहर सा गया। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि उस झोपड़ी के अंदर रोनी और हितेश की लाश पड़ी हुई थी। लाश बहुत ही बुरी हालत में थी। शरीर का हर अंग बिल्कुल अलग था, कहीं सिर तो कहीं पैर। उन सबको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हुआ कैसे और आखिर ये कर कौन रहा है। वो लोग डर के मारे थर थर कांपने लगे। उनको एक कदम चलने की भी हिम्मत नहीं थी। वो लोग वहीं पर बैठ गए। वो लोग वहाँ बैठे अपना सिर पकड़कर रोए जा रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हुआ कैसे। उनके 2 दोस्त उनके सामने बहुत ही बुरी हालत में पड़े हुए थे। तभी अचानक से उन सभी के सिर के ऊपर
वही बड़ा सा काला साया मंडराने लगा और उन सभी की आंखों के सामने बिल्कुल अंधेरा सा छा गया। अगली सुबह न्यूज़ थी, शराब के नशे में 7 लोगों की गई जान। ढाबे वाले ने न्यूज़ पढ़ी तो उन 7 दोस्तों की याद आई। ढाबे वाले ने समाचार सुन अपने मन ही मन में कहा, मैंने तो पहले ही कहा था कि रात के समय उस हाईवे पर मत जाना, मगर मेरी सुनी ही नहीं इन्होंने। मैंने कहा था कि वो श्रापित हाईवे है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।